जी अस्सलाम वालेकुम। शहराए तरक्की के एक और एपिसोड में आपके खिदमत में हाजिर हैं। अगर हम देखें तो इस खत्े में एक ड्रास्टिक चेंज आया है, जिसमें अगर पहले बात की जाए श्रीलंका में जो है तो हुकूमत गिरी, फिर उसके बाद बांग्लादेश, अब नेपाल में, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो चाइना जो है वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो काफ़ी बढ़ा चुका है, जो कि पॉजिटिवली अगर हम देखें, ना कि अगर हम यूरोप या जो दूसरे ममालिक हैं वेस्ट के जो कंट्रीज़ हैं जो कि वार और इन चीज़ों में अपना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ाते हैं, चाइना जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज़ इसमें ज़्यादा अपना तवज्जो सर करते हैं। हम बात करेंगे सी पैक पे। सी पैक में राइट नाउ जो हालात हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे उनकी क्या कुछ डील्स हुई हैं, साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो भी चाइना के विज़िट पे हैं, उस पर भी बात करेंगे। इसी के साथ जो है तो हम बात करेंगे थोड़ी सी सी पैक 2.0 पे, और उसमें अफ़गानिस्तान के साथ हमारा क्या रोल चल रहा है और इस टाइम हालात क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। हमें जूम के रास्ते जो है हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नियाज़ मुर्तज़ा साहब ने, जो कि एक सीनियर एनालिस्ट हैं। पहले तो आपको खुशामदीद कहूँगा सर। थैंक यू वेरी मच जी। राइट सर। अच्छा सर, अगर हम देखें तो इस खत्े में जहाँ पे श्रीलंका में हुकूमत का गिरना, फिर बांग्लादेश का, फिर उसके बाद नेपाल, तो इस खत्े में ये जो हो रहा है, आया ये बस एक नेचुरली हम इसको कहें कि अपनी कमज़ोरियाँ थी उसकी वजह से हुआ है, या कोई फोर्स है जो कि ये सब इसको हैंडल कर रही है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अ, जी सर। जी सर, आवाज़ आ रही है सर? जी अब आ रही है। जी जी सर। अच्छा सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो इस खत्े में अभी एक चेंज हमने देखा कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, इसमें हुकूमतों का गिरना, आया ये एक हम इसको नेचुरली समझे कि बस वहाँ की हुकूमतें कमज़ोर थीं, या फिर कुछ और इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनको कंपेल किया गया या उनके लिए हालात ऐसे बने? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का। यानी अगर आप इसको वक्त के तनाजुर में देखें। जी सर, बिल्कुल सुन रहे हैं आपको हम। जी, तो अगर आप देखें ये सिलसिला शुरू हुआ था अरब स्प्रिंग से। जी कोई 10-12 साल पहले, जब एक के बाद एक बहुत सारे मुल्कों में जो है जी इसी तरह हुकूमतें जो है स्ट्रीट प्रोटेस्ट के जरिए गिराई गई थी। मगर उस वक्त सिलसिला ये था कि वो तमाम मुल्क ऐसे थे जिसमें 10-10, 15-15, 20-20 साल से जो है डिक्टेटर्स बैठे थे। बैठे हुए थे। वहां पे जमहूरियत का नामो निशान नहीं था। और फिर जो है एक गुस्सा अवाम में आया, किसी ना किसी वजह से, करप्शन की वजह से, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की वजह से, और लोग सड़क पे निकल आए। तो वो जी एक समझ में आती है बात कि जी इतनी देर जब कोई बैठा रहे तो जाहिर है एक गुस्सा चढ़ेगा लोगों को। जी बिल्कुल। मगर अब जो ये लहर आई है श्रीलंका, ये साउथ एशिया में, जी इसमें थोड़ा सा फर्क है। अब अगर बांग्लादेश की बात करें तो उसमें तो कुछ हद तक ये बात सही थी कि जी 15 साल से जो है हसीना वाजिद जी बैठी हुई थी। और वहां पे ये मकामी ऑब्जर्वर्स एज वेल एज जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं, उनका भी ये ख्याल था कि कम से कम जो लास्ट दो इलेक्शंस हैं उसमें धांधली भी बहुत ज्यादा हुई थी। जी। तो वो इवन तो कोटे फिर का भी मसला था चले, वहाँ पे, आप जो कह जॉब सकते हैं कोटे कि का अरब मसला था। स्प्रिंग से मिलती जुलती बात थी कि जी बहुत दिन से एक रूलर बैठा हुआ है। जी रूलर की लेजिटिमेसी भी जरा डाउटफुल है। मगर जो नेपाल और श्रीलंका में हुआ वो जरा मुख्तलिफ है। जी जैसे श्रीलंका में राजा पक्सी की जो हुकूमत थी, वो इलेक्शन के बारे में तो वहां पे कोई ये डाउट नहीं है कि जी वो इलेक्शन तो फेयर थे। जी श्रीलंका में आमतौर पे फेयर इलेक्शन ही होते हैं। जी और वो मुश्किल से शायद 2-3 साल पहले ही इलेक्ट हुई थी। मगर वहां पे जो है इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई। इस कदर वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ बात चली गई, डिफॉल्ट की तरफ वो लोग चले गए, तो उस जी पे लोग निकले। नेपाल में जो है ये भी सिचुएशन नहीं थी। वहां भी यही बात है कि जी ये जो है कांग्रेस की जो हुकूमत थी, जी जी उस पे ये तो कोई चार्जेस नहीं थे कि जी ये कोई धांधली से आए। वो भी कोई 1-2 साल पहले ही इलेक्ट होकर आए थे। और वहां पर जो है
कोई ये भी नहीं है कि हाइपर इन्फ्लेशन हो गया हो या इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हुई है। बस एक ये है कि नेपाल की इकोनॉमी कोई बहुत ज्यादा कोई एशियन टाइगर्स या इवन हाँ जी। बांग्लादेश इंडिया जैसी तो नहीं है कि जी 6-7% से ग्रो कर रही हो। स्लो ग्रोइंग इकोनॉमी है, लोगों को ये एहसास है कि वहां पे जो है जो रूलर्स हैं वो आउट ऑफ टच हैं। जी। तो ये सिलसिला है कि अब जो एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। ये कोई जरूरी नहीं हो कि जी आप गलत इलेक्ट होकर आए हो, आपने बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट कर दी हो। अब तो ये है कि जरा भी आप पे गुस्सा हो जाए, वहां पे सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया गया, तो उस पे लोग निकल आए और उसकी वजह से हुकूमत चली गई। जी तो बिल्कुल। ये सिचुएशन जो है, इससे लग रहा है कि जो सिस्टम्स है ना तमाम मुल्कों के इस खित्ते में, जी वो जो नौजवान हैं उनकी तवक्कुआत पर जो है पूरे नहीं उतर रहे। जी। और जी। उसमें जो है सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा जो रोल है, अच्छा डॉक्टर उसको साहब, भी आप। जी। वहाँ पे अगर इन ममालिक में हम देखें तो इंडिया का एक ह्यूज इन्फ्लुएंस था, उनके जो खुफिया एजेंसी है रॉ। और वहाँ पे ये कहा जाता है कि लोगों से ज़्यादा वहाँ पे एजेंट्स घूमते थे, और आपको नहीं लगता कि उनका एक रोल था वहाँ के हालात को बिगाड़ने का? हाँ मतलब यानी अब ये ना कि नेपाल तो कोई दिहाइयों तक तो बिल्कुल इंडिया का एक वो रहा क्लाइंट जी। जो है ना स्टेट, बिल्कुल इंडिया के हुक्म पे चलता था। मगर पिछले 10 साल से जब तक वहां पे जमहूरियत आई है, तो उसमें ये है कि काफी जो है उनके रिलेशनशिप्स खराब भी हो गए थे। एक जमाने में तो इंडिया ने एम्बार्गो लगा दिया था जी। तमाम ट्रेड पे, और वहां पर जो है हालात बहुत खराब हो गए थे। और अब भी जो है वहां पे कुछ ना कुछ वो तो है टेंशन इंडिया के खिलाफ, और उनका रुझान जो है वो चीन की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनका बॉर्डर जो है वो चीन से भी मिलता है, इंडिया से भी मिलता है। चीन से उनका बॉर्डर ये है कि बस वो बहुत ज्यादा पहाड़ों में है, जी। वहां से एक्सेस इतनी आसान नहीं है। इंडिया से उनका बॉर्डर बिल्कुल खुला हुआ है, वो प्लेन्स में है, तो आना जाना वहां से आसान है। मगर इंडिया से वहां पे भी जो है अच्छी खासी वहां पे नफरत है। जी। अब कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हो सकता है इंडिया का भी इसमें हाथ हो। हालांकि ये नेपाली जो गवर्नमेंट है जी। जी। ये थोड़ी मॉडरेट सी है। ये जो है ओवर द टाइम तो प्रो इंडिया ही रही थी, अगर आप जी। 70s में देखें, 80s 90s में देखें। मगर अब ये है कि तमाम वहाँ की जो पार्टीज हैं वो इंडिया के खिलाफ हो गई हैं, तो इसका भी यानी एक हो सकता है जिसको देखने की जरूरत है। मगर इसमें फिर ये भी सवाल है कि अब जो भी हुकूमत आएगी नेपाल में, उनमें से कोई भी बहुत ज्यादा जो है वो इंडिया की तरफ जो है प्रो नहीं होगी, नहीं क्योंकि होंगे। तमाम जो है नेपाल की एक खुसूसियत ये है कि वहाँ की तमाम पार्टियां लेफ्ट विंग हैं। नेपाल, ये जो नेपाली कांग्रेस पार्टी है ये सेंटर लेफ्ट है। जी। बाकी जो इससे हैं वो इससे भी ज्यादा लेफ्टिस्ट पार्टीज हैं, माओइस्ट पार्टीज हैं, फुली कम्युनिस्ट पार्टीज हैं। तो उनका, अगर इंडिया ने ये करवाया है तो उसे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि जो बाकी पार्टीज आएंगी जी। वो भी कोई प्रो इंडिया होंगी। उनका भी रुझान इंडिया की तरफ जो है काफी नेगेटिव होगा। तो अब देखें क्या होता है। एक वेरी वेल रिस्पेक्टेड एक जो जज हैं, खातून जज हैं, उन्हें जो है बिठाया गया है इंटरिम तौर पे, और वो भी हाँ किसी जी। तरह बांग्लादेश में एक एक्सटेंडेड इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई है, वहां पे भी वो यूनुस साहब वेरी वेल रिस्पेक्टेड बांग्लादेश है। में तो जी। देखें क्या सूरत हाल निकलती है। मगर ये एक चीज है कि जो यूथ है उसको आपको ऑन बोर्ड रखना होगा। जी। जो पुराने तर्ज हुकूमत है वो अब नहीं चलेगा। उनसे आपको हर वक्त जो है कांटेक्ट रखें, उनसे कम्युनिकेशन रखें, ये चीज़ बहुत ज़रूरी जी है। बिल्कुल। अगर हम बात करें, जो मैं मेरे जहन में तो यही आ रहा है कि मोदी की जो पॉलिसीज़ थी, दो कि अगर हम देखें वहाँ पे हसीना वाजिद को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे। उनका वो जो कोटा था, जॉब कोटा 30% उन्होंने अपने जो मार्टियर्स थे या जो जिनको वो अपने हीरोज़ कहते थे उनके लिए रखा था। उसकी वजह से भी एक डिस्ट्रेस क्रिएट हुआ। अगर हम नेपाल की बात करें तो वहाँ पे भी गोरखा जो है इंडिया फ़ौज में वो नेपाल से जो है वो हायर होते हैं। लेकिन पॉलिसीज़, आपको नहीं लगता कि इतनी कोई वर्स पॉलिसीज़ उनकी इन ममालिक के साथ, इतनी वर्स डिप्लोमेसी रही कि अब उन ममालिक ने भी ये रियलाइज़ किया है कि चाइना, जो कि आपके साथ
इंफ्रास्ट्रक्चर और इन चीज़ों पे बात करता है, वो डेवलपमेंट की बात करता है, रेदर देन इंडिया की तरह जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ इसी में जाना चाहता है कि बस आप हमारे अंडर रहें और आप हमारे लिए सर्व करें। जी। अच्छा, मेरा इत्तेफाक जो है ना, तकरीबन सारे साउथ एशियन मुल्कों में जाने का हुआ है, जी सिवाय भूटान के, जो कि बहुत छोटा सा है। जी जी नेपाल, श्रीलंका, श्रीलंका में तो मैं 5-6 साल रहा भी हूँ, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव्स। तो तमाम मुल्कों में अगर आप अवाम से बात करें ना, जी। तो एक आपको रेजिस्टेंस और एक जो है गुस्सा इंडिया की तरफ हमेशा नजर आता है। नज़र आए। जितने भी मेरे नेपाली दोस्त हैं, बांग्लादेशी दोस्त हैं, श्रीलंकन दोस्त हैं, जी जी। उनसे मैं बात करता हूं, तो तमाम के तमाम जो लोग हैं ना, वो ये जिक्र जरूर कहीं ना किसी किसी ना लेवल पे करेंगे। इंडिया से जो है उनको एक ये कि जी वो इख्तिलाफ है। अपनी धौंस जमाना चाहता है, इन मुल्कों को जो है पुश अराउंड करना चाहता है। ये तासुर तो आपको तमाम मुल्कों में मिल मिलता है। जाएगा। जी और जी। इसके मुकाबले में वो पाकिस्तान को जो है एक काउंटर वेट समझते हैं मुल्क के जी। कम से कम पाकिस्तान को तो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो इंडिया के अगेंस्ट खड़ा हो सके। ज़ाहिर है ये बेचारे छोटे छोटे मुल्क तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशंस नहीं ले सकते, इंडिया के इतनी डिपेंडेंस है उनकी। मगर एग्जैक्टली। पाकिस्तान से उन्हें एक ही उम्मीद होती थी कि जी पाकिस्तान खड़े होकर इंडिया का मुकाबला कर लेगा। अच्छा, अब इसके मुकाबले में चाइना ने अपनी प्रेजेंस बहुत बढ़ा ली है साउथ एशिया में। और मालदीव्स जैसे छोटे मुल्क में भी उन्होंने कहा था कि जी इंडिया जो है अपनी ट्रूप्स विड्रॉ कर ले। इसके मुकाबले में चाइना के पास जाहिर है एक तो पैसा ज्यादा है, हाँ जी। और फिर वो पॉलिटिकली जो है इंटरफेयर नहीं करता नहीं करते। मामलात में। बस उसका बस इस चीज पे फोकस होता है कि जी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो BRI प्रोजेक्ट है ये जी। इसमें पहले। तो चाइना की जो रेपुटेशन है वो बाकी तमाम मुल्कों में इंडिया से बहुत ज़्यादा बेहतर बेहतर है है। जी जी। निस्बतन। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम देखें इंडिया इस टाइम, अगर हम देखें कंप्लीट आइसोलेशन इनको हम कहेंगे कि आसपास के ममालिक बशमूल पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात उतने बेहतर नहीं हैं, अमेरिका के साथ भी जो है तो अब उतने अच्छे तो हम नहीं कह सकते कि रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ आई, जो उन टैरिफ्स जो हैं उन पे लगाए, ये जो एक नया चेंज आ रहा है कि इंडिया एक आइसोलेशन की तरफ जा रहा है और फिर SCO में 7 साल बाद उनका शामिल होना, आपको लगता है कि इस खित्ते में एक हम बड़ा चेंज देख रहे हैं, एक ऐसा चेंज जो कि शायद स्टेबिलिटी ले आए और सिक्योरिटी के कुछ कंसर्न्स को भी क्लियर कर सके? हाँ, ये तो है, एक धचका तो लगा है इंडिया को, इसमें तो कोई शक नहीं है। यानी अगर आप रीजनली देखें, अब से 4-5 साल पहले ये सिचुएशन थी कि जो साउथ एशिया में पाकिस्तान के अलावा जो 3 मुस्लिम ममालिक थे, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान, उन तमाम के जो है ताल्लुकात पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया से ज़्यादा बेहतर जी। थे। मगर अब जो है वो पलड़ा बिल्कुल चेंज हो गया है। बांग्लादेश में भी रिजीम चेंज आ गया, अफगानिस्तान में भी रिजीम चेंज आ गया, मालदीव में भी चेंजेस आ गए। तो अब ये तमाम ममालिक जो हैं वो इंडिया के स्फीयर से निकल रहे हैं। इसी तरह बिल्कुल। फिर जो है अमेरिका से उनकी रिलेशनशिप है, वो भी जो है थोड़ी अंडर स्ट्रेस में आ गई है। इस कदर अनप्रिडिक्टेबल आदमी है बुश, और उसकी जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज हैं तो जी। वो किसी को भी खातिर में नहीं लाता। तो एग्जैक्टली। इसकी वजह से अब जो है इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो भी USA के ऑर्बिट से निकल के कुछ जो ये रीजनल ममालिक हैं, स्पेशली रशिया और चाइना, जो कि काउंटर वेट हैं USA के, उनसे अपने ताल्लुकात बढ़ाए। जी। मगर उसमें भी जो है ये देखना होगा कि किस हद तक वो सिंसियर है। क्या वो एक चाल चल रहा है अमेरिका को ये सिग्नल देने की कि अगर उसने अपना रवैया ना चेंज। इंडिया की तरफ नरम नहीं किया तो वो फिर चाइना और रशिया से दोस्ती बढ़ा लेगा। अगर ये है तो फिर तो ये होगा कि जैसे ही उसके ताल्लुकात अमेरिका से फिर बेहतर होंगे, वो फिर इन ममालिक से जो है मुंह मोड़ के अमेरिका की तरफ चला जाएगा। क्योंकि जितनी डिपेंडेंस उसकी अमेरिका से है वो इतनी इन ममालिक से नहीं है जितनी ट्रेड है उसकी, फिर जितनी इमिग्रेशन इंडिया से जी। होती है, जितना इन्वेस्टमेंट अमेरिका से आता है।
तो उसकी पहली जो है प्रायोरिटी तो यही होगी कि किसी तरह दोबारा जो है अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर हो बेहतर जाएं। हो अगर जाए। वो ना हो पाए तो फिर हो सकता है वो बेहतर बनाए। मगर खत्ते के लिए ये बेहतर है कि जी अगर इंडिया, चाइना, रशिया और इवन पाकिस्तान जो है वो अपने ताल्लुकात एक दूसरे से बढ़ाएं और मुकाबला करें जो हेजेमनी है अमेरिका की, क्योंकि उसकी पॉलिसीज तो हर थर्ड वर्ल्ड कंट्री को नुकसान पहुंचाती है ना। जी तो जी। उस हवाले से अच्छा है, मगर इसमें ये देखना होगा कि मोदी किस हद तक सिंसियर है इस ब्लॉक को ज्वाइन करने में। और जी अगर वो वाकई ज्वाइन कर लेता है तो फिर चाइना जो है एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स को भी इम्प्रूव करने में। चूंकि जो इश्यूज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है वही इश्यूज चाइना और इंडिया इंडिया के के बीच में दरमियान भी है, है। पानी के मामले में, फिर लैंड के मामले में। अगर इंडिया और चाइना की इश्यूज रिजॉल्व हो जाए इतनी बड़ी बड़ी, तो जी फिर वही एक मॉडल बन सकता है कि जी वो फिर इंडिया और पाकिस्तान भी उसी मॉडल को अपनाते हुए किसी तरह अपने ताल्लुकात बेहतर इसे करें। तो बेहतर कर अगर सकें। वाकई मोदी सिंसियर है, जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं, तो वो फिर खत्ते के लिए बहुत अच्छा जी होगा। बिल्कुल। यहाँ पे नाजरीन एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आते हैं और अपनी डिस्कशन जारी रखते हैं। जी ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ डॉक्टर नियाज़ साहब मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि जो मसाइल की बात करें और फिर मैं सी पैक की अगर बात करूं, तो सी पैक तो तब ही यहाँ पे ये मैं कहूँगा कि उसके ऑपरेशंस या उसकी जो तकमील है वो आसानी से और जल्द मुमकिन है जब हमारी अंडरस्टैंडिंग इंडिया के साथ और अफ़गानिस्तान के साथ, क्योंकि ये दोनों ममालिक ऐसे हैं जहाँ से पाकिस्तान को टेररिज्म के इश्यूज़ हैं और वही हर्डल्स बनते हैं, चाहे चाइनीज़ कन्वेज पे अटैक करना हो, उनके लेबर पे अटैक करना हो या इंजीनियर्स पे अटैक करना हो। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अफ़गानिस्तान के साथ हालात की बात करें तो ना उनके साथ हमारा समझौता हो रहा है और ना इंडिया के साथ हमारे, अगर हम बात करें जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं उस पर कोई लाएमल बन रहा है। बट हाँ, चाइना इंगेज कर रहा है तीनों ममालिक को, स्पेशली अफ़गानिस्तान को। तो आप इसको कैसे समझते हैं कि इन इतने बड़े मसाइल का हल, क्या ये कोई आसान है इसको निकालना? देखिए, इंडिया वाला एंगल तो मेरे ख्याल है लॉन्ग टर्म है, वो जी तो इतनी आसानी से हल नहीं होगा। स्पेशली जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट वहां पे रहेगी तो मुश्किल है। अफगानिस्तान से यानी आप उम्मीद कर सकते हैं, मगर वो भी चूंकि एक उनकी रजीम ऐसी है, उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं। यानी पाकिस्तान को तो आप छोड़ें, जी। चाइना भी उन पे प्रेशर लगा रहा है कि भाई आप अपनी तरक्की के बारे में सोचें। ये जो आपने टेररिस्ट ग्रुप्स को अपने जमीन पे जगह दी हुई है उनको निकालें, ताकि आपका मुल्क भी तरक्की कर सके, वो भी सी पैक का हिस्सा बन सके। अब अफगानिस्तान में जो ग्रुप्स हैं उनसे खतरा सिर्फ पाकिस्तान को तो नहीं है ना, उनका तो एग्जैक्टली। एंगल ये पूरा सी पैक के आसपास के जितने इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हो जाए, चाहे वो जीबी में हो जाए, जो एक दो हमले हुए हैं चाइनीज में, जी उसमें भी जो अभी तक जो एविडेंस सामने आई है कि उसमें भी टीटीपी का ही हाथ था, और जी जी उनका जो है बेस वो अफगानिस्तान में बना हुआ है। तो ये दोनों तरफ से जो है प्रेशर अफगानिस्तान पे पड़ रहा है। दो तीन दफा जो है ट्रायंगुलर मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, बीजिंग में हुई थी कुछ महीने पहले, वो भी चाइना ने तीनों को बिठाया था कि अपने मामलात को हल करो। अब एक दो हफ्ते पहले जो है फिर वो काबुल भी गए थे, जी पाकिस्तान भी गया, चाइना भी गया, वहां पे भी बातचीत हुई, वहां पे भी बहुत सारी जो है प्रॉमिस की गई। जी। मगर उसके बावजूद जो है सिचुएशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं नहीं है। आ पा रहा। तो इससे तो ये जाहिर होता है कि एक तो तालिबान गवर्नमेंट में जो है रिफ्ट्स हैं, जी फैक्शंस बने हुए हैं। एक फैक्शन जो है वो चाह रहा है कि जी चाइना और पाकिस्तान से इंटीग्रेट होके
इकोनॉमिक सिचुएशंस पे फोकस किया जाए, और एक फैक्शन जो जलालाबाद फैक्शन है वो ये चाह रहा है कि जी जो ये उनकी हार्डकोर आइडियोलॉजी है उसको प्रेफरेंस दी जाए। फिर एग्जैक्टली। दूसरे ये भी लग रहा है कि उनके पास जो है इतनी ताकत भी नहीं है कि जी वो इन ग्रुप्स को कंट्रोल कर कंट्रोल कर सकें। सकें। उन्हें ये खतरा है कि अगर उन्होंने टीपीटीपी को नाराज किया तो वो आईएस से जाके मिल जाएगी, जो कि अफगान तालिबान के भी खिलाफ है। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म की सिचुएशन है। सिचुएशन है अफगानिस्तान में, और बहुत ज्यादा जो है आप ड्रास्टिक जो है मेजर्स भी नहीं ले सकते। अगर मसलन आप उन पे अटैक कर रहे हैं तो उसका भी जरूरी नहीं है कि कोई अच्छा ही रद्द अमल निकलेगा। जी। तो ये जरूरी है कि आप चाइना से अपनी जो है ना पॉलिसी कोऑर्डिनेट करें और उनके साथ मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाएं कि जी किस तरह राम किया जाए अफगानिस्तान हुकूमत को जी। कि वो कुछ नॉर्मलसी की तरफ आ जाए। ठीक। अच्छा, डॉक्टर साहब अगर हम बात करें, वैसे तो ये जो दोनों ममालिक हैं वही लगता है कि थोड़े लॉन्ग टर्म पे हैं, और अफ़गानिस्तान के तो वही जो आपने भी बताया कि वहाँ पे दो फ्रैक्शंस हैं, इसमें भी कोई शक नहीं, और उनके मुतालबात भी कुछ ऐसे हम मैं तो जायज़ नहीं कहता उन्हें। लेकिन क्या हम चाइना का जो मॉडल है गवर्नेंस का, जो डिजिटल मॉडल कहा जाता है जिसमें स्मार्ट सिटीज़ आते हैं, क्या हम इस पे गौर कर सकते हैं, ताकि एक तो हमारी सिक्योरिटी भी बेहतर हो सकती है और दूसरा जो सी पैक है उसके लिए भी राह और हमवार हो सकती है। नहीं, जाहिर है गवर्नेंस में तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं हम्म। उनसे, सिवाय जो उनका वन पार्टी मॉडल है वो एग्जैक्टली। तो हमारे लिए सूटेबल नहीं है। जी। हमारे लिए तो डेमोक्रेसी ही सही है और उसी रास्ते पे रहना चाहिए। मगर उसके अलावा अगर आप बात करें ना कि जी जो उन्होंने गवर्नेंस में इस कदर तरक्की की है, जी। जो उनका स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लेके लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है और उनमें जो कोऑर्डिनेशन है, जी। जी। जो उनकी पॉलिसीज हैं इंक्लूडिंग डिजिटल कम्युनिकेशन, उससे तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि हमारा मॉडल तो अभी भी बहुत ही वही जो है कॉलोनियल सिस्टम चल रहा है, पेपर पुशिंग वगैरह। और इस यही दो जो हर्डल्स हैं, एक तो जो सिक्योरिटी सिचुएशन है और दूसरा जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है गवर्नेंस का, जी। जी। और उसको हमें दूर करने की जरूरत है। मसलन अब सी पैक में जो नेक्स्ट स्टेज आना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जी ये जो इकोनॉमिक जोन्स की जी। बहुत जी। ज्यादा बातचीत चल रही है कई सालों से, मगर उस पे अभी तक जो है अमल नहीं हुआ कोई बस। अभी तक खातिर ख्वाह जो है प्रोग्रेस नहीं हो पाई है इतनी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल से। तो इस पे फोकस होना चाहिए कि किस तरह जो है हम एक इकोनॉमिक स्ट्रेटजी ऐसी बनाएं जिससे जो चाइना से जो है हम इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट कर सकें। क्योंकि चाइना से अब आप देखिए इन्वेस्टमेंट निकल भी रहा है, वियतनाम में भी जा रहा है, और अब चूंकि अमेरिका ने जो है वो लगा दिए हैं टैरिफ्स, जी। और जी। पाकिस्तान का टैरिफ जो है वो उसके मुकाबले में बहुत कम है। कम है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि चाइना की कंपनीज यहाँ पे रीलोकेट करें और यहाँ से फिर वो एक्सपोर्ट करें। तो इस एंगल को जो है हमें बहुत गौर से देखना चाहिए, और सारी जो हमारा फोकस है वो इस चीज पे होना चाहिए कि किस तरह जो है हम सी पैक में जो है जान डाल सकें। शुरू के 4-5 साल तो काफी इन्वेस्टमेंट हुई थी 2014 से 2018 तक, मगर जी। उसके बाद से जो है एक जो है जरा वो सी आ गई थी, कुछ थोड़ी सी, स्टैग्नेशन हाँ सी। जी। अच्छा उसको डॉक्टर, जंप स्टार्ट करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, ये एससीओ के जो समिट हुआ उसी में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ एमओयूज़ किए, और वो कहा यह जा रहा है कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर में हैं जो कि इन्वेस्टमेंट्स हैं पाकिस्तान में, और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज़ की बात की जा रही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर यहाँ पे ज़्यादा चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़ का इन्फ्लक्स हो जाए तो क्या हम एक और स्टेट बन जाएं जो कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं? इस पे आपको क्या लगता है, या हमारे अपने लोकल को ज़्यादा नहीं प्रमोट करना चाहिए? हाँ, मतलब वो ऐसी चीज होनी चाहिए ना कि वो पार्टनरशिप में हो, कि जो भी चाइनीज कंपनी आए वो एक पार्टनर लोकल जो है वो चूज करे। जी। मसलन जो है अब आप यूएई में तो देख लेना, यही मॉडल है वहां पे भी, कि जो भी इन्वेस्टमेंट आता है वो जो है एक लोकल पार्टनर के थ्रू होता है। तो हम भी इसी किस्म का मॉडल अपना सकते हैं कि जी। जी मैनेजमेंट कोलैबोरेशन हो, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर हो, जी। और ताकि जो हमारी इंडस्ट्री है
वो भी उससे फायदा उठा सके। ये चीज हुई है कि जी हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था जी जी। चाइना से, हम उससे इतना फायदा नहीं उठा सके। उसमें एक बहुत बड़ा जो है हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के हम्म। साथ। इसके मुकाबले में अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। जी। तो ये चीज जो है इसमें हमारी भी खामी है, और कुछ ये भी है कि चाइना की साइड पे भी हर्डल्स होते हैं। चाइना की मार्केट में ब्रेक इन करना जो है आसान नहीं होता। इस एग्जैक्टली। कदर वहां पे वो कंग्लोमरेट्स बनी हुई हैं कि वो एक दूसरे ही से खरीदना पसंद करती हैं। और फिर कुछ हमारी भी कमजोरी है कि हमारे बिजनेसमैन इतने अग्रेसिवली जो है मार्केट्स को टैप नहीं कर पाते। तो हम्म। इन इश्यूज को भी रिजॉल्व करने की जरूरत है, ताकि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो और फिर इन्वेस्टमेंट आए, और वो भी एक ऐसे इक्वल लेवल पे हो कि उसका जो फायदा है वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म में हो, या मैनेजरियल कैपेसिटी बने, जी। टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी बने, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अगर हम ग्लोबल पोलराइजेशन की बात करें जो अब बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ऐसे में पाकिस्तान का रोल इन अ सेंस ऑफ, अगर हम ट्रेड की बात करें सीपैक के थ्रू, और साथ में रीजन में स्टेबिलिटी के लिहाज से पाकिस्तान का किरदार आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है? यानी पाकिस्तान की इस वक्त तो सिवाय इंडिया के बाकी तमाम मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं। जी। अमेरिका से खासे खराब थे, वो भी बेहतर हो गए हैं। यूरोपियन यूनियन से भी अच्छे चल रहे हैं। तो इसमें तो एक्सटर्नल चैलेंजेस तो अब एक इंडिया से हैं और थोड़े बहुत अफगानिस्तान से हैं। हम्म। बहरहाल वो भी चूंकि हमारे ईस्ट और वेस्ट जो है दोनों साइड पे वही लोग हैं। फिर ये है कि जी ईरान भी है। तो पाकिस्तान की जो एक प्रॉब्लम हो गई है ना, जी। कि हमारी लैंड कनेक्टिविटी बहुत खराब है। हम्म। लैंड कनेक्टिविटी अपने आप खित्ते में देखें तो ईस्ट पे आपको इंडिया है। इंडिया एक बड़ी मार्केट है, वो एग्जैक्टली। वेल इंटीग्रेटेड है दुनिया में, मगर उससे हमारे ताल्लुकात खराब खराब हैं। है। वेस्ट पे जो है वो अफगानिस्तान है, जिससे हमारे ताल्लुकात कुछ कशीदा हैं, और ईरान से तो बेहतर हो गए हैं वो भी, ईरान की वॉर के बाद इसराइल से। जंग के बाद, मगर एग्जैक्टली। वहां पे मसला ये है कि ये दोनों दोनों मुल्क जो हैं वो ग्लोबली इंटीग्रेटेड नहीं है, उन पे सैंक्शंस हैं। हम्म। तो इस वजह से जो है पाकिस्तान दोनों तरफ से हेम्ड इन हो गया है कि आपकी लैंड ट्रेड जो है ना वो तकरीबन ना होने के बराबर है। चाइना ग्लोबल पावर भी है और उससे आपके ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं, मगर वहां पे माउंटेन्स बीच में आ जाते हैं कि एक जी बहुत ही पतला सा रास्ता है, बहुत ही कठिन सा, जो 2-3 महीने बंद भी रहता है साल में। तो जी। इस वजह से जो है ना हमारी लैंड कनेक्टिविटी आगे साउथ एशिया में भी, मिडिल ईस्ट में भी और सेंट्रल अफ्रीका में भी, जो कि एक बहुत ही मजबूत हो सकती थी हमारी अच्छी लोकेशन की वजह से, वो लैंड कनेक्टिविटी जो है वो बहुत कमजोर हो गई है। तो कमज़ोर हो गई। उसे जो है ना इन इश्यूज को किसी तरह रिजॉल्व करना है। अफगानिस्तान को सीधे रास्ते पे लाना है कि भाई आप अपनी जो है फोकस करें इकोनॉमी पे, इस आइडियोलॉजी को छोड़ें, जी और सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी बढ़ाएं। इसी तरह ये भी आप उम्मीद करें कि जी ईरान के भी ताल्लुकात बेहतर हों, जी। चाइना से तो उसके हैं ही ठीक ठाक। तो इस कनेक्टिविटी को बेहतर करने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे थोड़ा सवाल अवामी से मैं ही कहूँगा ऐसे, कि पाकिस्तान में तो हम देखते हैं कि अवाम के अंदर चाइना की तरफ जो एक हमारा एक है, मैं उसे कहूँगा कि एक प्यार है। हम कहते हैं कि ये हमारे फ्रेंड्स हैं, सपोर्ट करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हमारे कोई अगर क्राइसिस आएँ, या फिर उसके अलावा अगर हम कोई जंग के महाज में जाएँ तब भी जो हमें उन्होंने जहाज़ दिए हैं या और इक्विपमेंट्स दी है। चूँकि आपका है, आप कह रहे हैं कि आप मुख्तलिफ़ मुल्कों में आपका विज़िट रहा है, क्या वहाँ पे भी अवामी तासुर ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान में? जी चाइना भी मेरा 2-3 जाने का इत्तेफाक हुआ है, और मार्केट्स में इधर उधर आप लोगों से मिले, तो लोग पाकिस्तान का नाम सुन के बहुत खुश होते जी हैं। 2-3 ऐसे मुल्क हैं जहां में लोग पाकिस्तान का नाम लोग सुन के बहुत खुश होते हैं। जी श्रीलंका हो गया, उसमें उसमें बांग्लादेश भी हो गया, चाइना हो गया, अजरबैजान। जी। तो वैसे तो वो जो है चाइना में पाकिस्तान के लिए बहुत जो है खैर सगाली के जज्बात हैं। उन्हें भी इस चीज़ का एहसास है कि जब चाइना बिल्कुल आइसोलेटेड था दुनिया में 50-60s में, उस वक्त पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया था, और पाकिस्तान ही ने उससे
अमेरिका के ताल्लुकात ठीक किए थे, जिसकी वजह से चाइना दोबारा यूएन का हिस्सा बना था और हम्म। उसे वहां पे वीटो पावर मिली थी। उसमें पाकिस्तान का बहुत अच्छा रोल था। जी। तो खैर सगाली का जज्बा तो मौजूद है। आप चाइनीज से बाहर भी कई दफा मुझे चाइनीज मिले, पाकिस्तान का नाम सुन के खुश होते हैं कि जी फ्रेंड्स हैं हमारे। जी। तो इस हिसाब से तो कोई वो परेशानी इशू नहीं है नहीं है। कि जी पाकिस्तान के खिलाफ कोई, बस ये है कि जाहिर है जब उनके सिटीजन यहाँ पे टारगेट होते हैं तो एक कंसर्न्स नेचुरल बनते बात हैं। है कि उन्हें फिक्र होती है कि जी हमारे सिटीजन यहाँ पे सेफ रहें। तो उस एंगल को तो जाहिर है हमें वो करना है जी। एड्रेस। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम ये वैसे पाकिस्तान के इंटरनल की मैं बात करूँगा, जो रूट मैप है सी पैक का, जो कि KPK से भी होता हुआ जाता है, वहाँ से बलूचिस्तान, फिर यहाँ से अगर हम देखें पंजाब से भी होता हुआ जाता है और सिंध में से फिर जाके मिलता है। दो रूट्स का होना, और फिर मैं मतलब अगर आप हमें बताएं कि इसके ऊपर फिर ये डिवीज़न कैसे होगी, क्योंकि जिस रूट से जाएगी तो वही सूबा उससे मेरे ख्याल में फ़ायदा लेगा, तो इसकी डिवीज़न कैसे होगी? जी ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो इसकी फ्रूट्स हैं जी। जी। वो हर रीजन को, चारों सूबों को, GB को, कश्मीर को, सब उससे फायदा उठा सके, ताकि इससे जो है कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डेवलप ना ना हो। हो। और इसमें जो है अगर आपने एक रूट बनना भी है, गवादर तो जाहिर है बलूचिस्तान में है, अगर गवादर से लेके चाइना तक आपको एक रूट बनाना है तो ये जो सिंध और पंजाब का है उसमें तो वैसे ही बहुत ट्रैफिक होता है। एग्जैक्टली। अगर आप बलूचिस्तान से सीधा आप खैबर पख्तूनख्वा में बनाएं तो वो एक तो आपको ऑन पेपर भी ज्यादा स्ट्रेट लगता है बिल्कुल। और उस पर ट्रैफिक भी कम होगा, चूंकि बलूचिस्तान और KP में वैसे तो ट्रैफिक नहीं है। हम्म। ये यहाँ से क्वेटा से डेरा इस्माइल खान से होता हुआ सीधा जो है फिर GB में चला जाएगा। जी। तो एक तो उसका डिस्टेंस कम होगा और फिर उस पे ट्रैफिक भी कम होगा, और उससे जो आपके बैकवर्ड जो दो सूबे हैं जहाँ पे जाहिर है ग्रीवियंसेस भी हैं, जी। उनकी जो ग्रीवियंसेस हैं वो भी जो है रिजॉल्व होंगी। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत जो है एक रीजनल पैरिटी जो है उस पर बहुत फोकस दे और इस कोशिश करे कि CPEC से जो बैकवर्डनेस है इन दो सूबों में जी। जी। उसमें कमी आने में मदद मिले। राइट। अच्छा, अगर हम देखें चाइना ने डेकेड्स में, तकरीबन 4 डेकेड में उन्होंने अपने आप को एक इकोनॉमिक पावर बनाया, और हम अपने अगर वैसे ही 2 डेकेड्स में देखें तो उतने हम फ्लरिश नहीं हुए। राइट नाउ हमारे लिए ऐसा क्या चैलेंज है कि दो के हमारे साथ एक फ्रेंड खड़ा है जो चाइनीज़ हैं, जो कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं हर लिहाज से, बट स्टिल हम उस बात पे उतना प्रॉपर नहीं जा रहे, हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं ML1 रेलवे प्रोजेक्ट की भी बात करूं तो वो भी फिर हमें बाहर से मतलब उसकी फंडिंग करनी पड़ी ADB से। देखिए ये उम्मीद करना कि जी हमारी सोसाइटी चाइना की तरह बढ़ेगी वो तो एक गलत तासुर हो जाएगा। जी। चाइना की सोसाइटी बड़ी डिफरेंट है। एक जो वहाँ डिफरेंस है वो ये है कि जी एथनिक होमोजेनिटी उनमें बहुत ज़्यादा है। फिर ये है कि उनकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वन पार्टी सिस्टम है। अब जी। चाइना की तरह तो कोई भी मुल्क नहीं बढ़ सकता। इंडिया और बांग्लादेश में भी तरक्की हुई है मगर वो भी उतनी स्पीड से नहीं हुई है जितनी चाइना की स्पीड से हुई है। जी। तो हमें ये देखना चाहिए कि किस स्पीड पे हम बढ़ सकते हैं। हम एक साउथ एशियन सोसाइटी हैं, डिविजन्स हमें एथनिक बहुत ज़्यादा हैं, हमारी एक कॉलोनियल लेगेसी है जो कि चाइना में नहीं है। चाइना जी। 18th सेंचुरी में भी सुपर पावर था, मेरिट ओरिएंटेड उनकी सोसाइटी थी। तो वो तो हमें कॉपी करना, वो कहते हैं ना कौवा चला हंस की चाल, तो वो तो हमें ये देखना चाहिए कि जी जो साउथ एशियन सोसाइटीज हैं जिन स्पीड पे वो चल रहे हैं जी। कम से कम हम उनसे तो कैचअप कर सके ना। इस वक्त तो मुसीबत ये है कि हम साउथ एशिया में भी बहुत पीछे रह पीछे गए रह गए। हैं, श्रीलंका से, मालदीव से, बांग्लादेश से, जी। इंडिया से। अब तो ये हाल है कि नेपाल और अफगानिस्तान ही हमसे पीछे हैं। तो कम से कम एज अ फर्स्ट स्टेप हम इंडिया बांग्लादेश वगैरह से तो कैचअप कर लेना। वो हमसे मिलते जुलते हैं, उनका कल्चर है,
हिस्ट्री है, तो उनके पास पहुंच जाए, फिर हम सोचेंगे कि जी चाइना स्पीड पे भी चलना शुरू करें। तो ठीक है। पहला स्टेप तो ये होना चाहिए। राइट। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि चाइना अल्टरनेटिव रूट पे भी सोच सके, मतलब अफ़गानिस्तान या हम ऊपर से जो वाखान है वहाँ से कोई इनका अल्टरनेटिव पे कोई सोच जा सकती है? नहीं, वाखान तो इस कदर वो पहाड़ों में वो इलाका है ना जी। कि वो तो बहुत मुश्किल होगा। हार्श वैसे तो कंडीशन। चाइना का बॉर्डर तो इन मुल्कों से मिलता है ना, ये जी। कजाकिस्तान वगैरह इनसे, तो वो तो वहां अगर रूट बनाना चाहे तो बना सकता है, मगर उसका तो इंटरेस्ट ये है ना कि एक गवादर पोर्ट से उसकी ट्रेड शुरू हो जाए। अगर ये अमेरिका अगर ब्लॉक कर दे जो मेन रूट है, तो गवादर में तो उसका इंटरेस्ट है, और पाकिस्तान को तो वो ऑन बोर्ड लेना चाह रहा है। जी। जी। बट ये कि हमें जो अपने हैं सिक्योरिटी एंगल और ब्यूरोक्रेसी वगैरह, जी। जी। उनको हल करना है ताकि वी बिकम अ गुड नेचुरल पार्टनर फॉर चाइना। एग्जैक्टली। अच्छा, डॉक्टर साहब, मैं अगर सी पैक 2.0 की बात करूं, जो कि कहा तो ये जा रहा है कि ऑफिशियली अब तकरीबन उन्होंने ये शंघाई कोऑपरेशन समिट में उन्होंने उसको लॉन्च किया है, और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है अभी प्रोग्रेस की तरफ ये सोच रहे हैं। वही बात अफ़गानिस्तान की मैं फिर से इसलिए करूँगा कि अगर हम अफ़गानिस्तान में देखें तो वहाँ पे पाकिस्तान ने 2-3 बार, हमारे सागडार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो वो वहाँ पे उन्होंने विज़िट्स भी किए, चाइना ने भी उसमें काफ़ी कोशिश की। अफ़गानिस्तान वहीं पे अगर हम देखें तो वो अपनी एक सोच के साथ, जो कि मैं कहूँगा थोड़ी सी रिजिड है, कि अपनी ही मनवाना। तो आपको लगता है कि ये इसको आप एज अ चैलेंज देख रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि ये भी एक डिप्लोमेटिकली कोई एक इशू है जो कि सॉल्व हो जाएगा, इतना कोई इस पर प्रॉब्लम नहीं होगी? सॉल्व तो जब भी होगा वो डिप्लोमेटिकली होगा मेरे ख्याल है। कोई इसका वायलेंट सोल्यूशन तो इस वक्त मेरे ख्याल है नहीं नहीं मौजूद। है। और स्पेशली अगर आपने चाइना के साथ मिलकर काम करना है, तो चाइना की तो है ही अप्रोच डिप्लोमेटिक। जी। वो तो किसी मसले को जो है ना वायलेंस के जरिए सॉल्व करने के हक में नहीं होता। उसने ताइवान के साथ जो है वो ये एटीट्यूड अपनाया हुआ है कि जी। जी जंग के जरिए नहीं, डिप्लोमेसी। हांगकांग उसने वापस लिया, मकाओ वापस लिया, वो भी डिप्लोमेसी के जरिए किया। जी। जी। तो यूनिलैटरली अगर हम कोई वायलेंट सोल्यूशन अपनाने की कोशिश करेंगे, तो चाइना मेरा नहीं ख्याल कि उसको पसंद करेगा। ना ही अफगानिस्तान की ऐसी टेरेन है, आप देख चुके हैं वहाँ अमेरिका ने कोशिश की, रशिया ने कोशिश की, बरतानिया ने कोशिश की हम्म। अपना सिक्का जमाने की, मगर वहाँ की टेरेन ऐसी है कि वहाँ जो है ये सिलसिला चलता नहीं है। तो एक पेशेंस की ज़रूरत है, और चाइना के साथ कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है, यही मसले का हल है। ठीक है। अगर हम मैं अगर सी पैक की बात करूं, तो सी पैक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में या फिर इस खत्े में आम आवाम के माइंड में इसकी ज़्यादा क्लियर पिक्चर नहीं है कि ये इससे हमारा रिटर्न क्या होगा, कैसे यहाँ पे एक डेवलपमेंट आएगी। आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर अवेयरनेस और इस तरह के कुछ कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स को बढ़ा देना चाहिए, और प्लस जो कल्चर एक्सचेंज है बिटवीन पाकिस्तान और चाइना, या जो और भी इसमें शरीक ममालिक हैं, उनमें अगर ये थोड़ी बढ़ाई जाए ताकि इसको फर्दर हम स्मूथ कर सकें? देखिए जी, अवाम में अवेयरनेस करने का तो बेहतरीन तरीका यही है कि जी आप फैक्ट्रियां खड़ी करें। जब हम्म। लोगों को जॉब मिलना शुरू हो जाएंगे, तो उन्हें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जी सीपैक का फायदा क्या है। जी। अब सीपैक ऐसी चीज है जिससे आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकती है। जी। अब हमारी बातचीत तो चल रही है इस वक्त अमेरिका से भी मिनरल्स, मगर मिनरल्स तो एक यानी बैकवर्ड एक सेक्टर है ना, जी। जी। बिल्कुल नीचे। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो रास्ता है तरक्की करने का। तरक्की करने ठीक है का। ना, आपको पता है मिनरल्स में किस किस्म के जॉब्स मिलते हैं। कानों के अंदर जाके मजदूरों को काम करना पड़ता है, रिस्की वहां है। पे हादसात हो जाते हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट कितना खराब होता है। इसके मुकाबले में इंडस्ट्रियल जॉब्स जो हैं वो ज्यादा नीट और क्लीन होते हैं, स्पेशली अब जबकि ग्रीन टेक्नोलॉजी हो रही है। तो सीपैक जो है
वही बेहतर रास्ता है इंडस्ट्रियलाइजेशन हासिल करने का। ये मिनरल्स विनरल्स जो हैं वो तो एक सेकेंडरी चीज है। जी इवन जो है ये कॉर्पोरेट फार्मिंग वगैरह जो है, ये तो एक बैकवर्ड चीजें हैं ना। अब तो दुनिया में सबसे बड़ी चीज है इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद फाइनेंशियल सेक्टर आ गया है। अमेरिका जैसे मुल्क तो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन को छोड़ के फाइनेंशियल सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो जी हमें तो इस लेवल पे, इस स्टेज पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। मिनरल्स मिनरल्स तो ये साइड की बातें होनी चाहिए। जी जी तो ठीक जो पोटेंशियल सीपैक का है वो ना मिनरल्स का है ना कॉर्पोरेट फार्मिंग का है। राइट अगर आपने मिनरल्स को सीपैक से ज्यादा तवज्जो दी और आपकी ज्यादा एक्सपोर्ट मिनरल से आने लगी, तो उसका जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है उस पर बुरा अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपका जो है एक्सचेंज रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर एग्जैक्टली जो आपका इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स हैं वो अनकम्पेटिटिव हो जाएंगी। तो फिर उसका होगा क्या कि जॉब्स जो होंगे वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और जीपी में क्रिएट हो रहे होंगे, और जॉब लॉसेस कहाँ हो रहे होंगे? कराची और पंजाब में, जहां आपकी इंडस्ट्री है। उससे भी बहुत ज्यादा फिर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगी। आपने जी देखा है जब आपकी पंजाब से लेबर जाती है बलूचिस्तान में तो जी उसके क्या अक्सर हादसात हादसात होते हैं। होते हैं तो इसीलिए ये जो है ना एक रीजनल एनालिसिस बहुत जरूरी है कि किसी खित्ते की डेवलपमेंट दूसरे खित्ते की कॉस्ट पे ना हो। तो ये पंजाब में भी सी पैक की इंडस्ट्री लगी है, बलूचिस्तान में भी इंडस्ट्री लगी है मिनरल, ताकि बैलेंस डेवलपमेंट हो। ये ना हो कि एक खित्ते की डेवलपमेंट दूसरे खित्ते की ज़्यादा कॉस्ट पे हो और फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए। तो ये बहुत ही आपको एडवांस किस्म की प्लानिंग करनी होती है। राइट राइट नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते हैं और अपनी डिस्कशन जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें, हमारे पास जो ये सी पैक का बेल्ट है, एक लंबा रोड कह लें, एक लंबा नेटवर्क कह लें, और मैं अगर ये कहूँ कि हमारी जो डिपेंडेंसी है ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स पे या और इस तरह के जो हमारे बिजली के जो ज़राए हैं, एक तो ये कि हमारी क्या ज़रूरत जो इन सी पैक प्रोजेक्ट्स पे होगी, क्या वो पूरी हो सकेगी? और दूसरा ये कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे क्यों चाइना के साथ मुशावरत नहीं करते कि इसी पट्टी के साथ जो है हम चाहे सोलर हो या कोई जो विंड मिल्स होते हैं उसको भी हम उनके साथ करें। देखिए, हमारा मसला ये हुआ है कि जी ये हमने जो ये आईपीपीस के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स जी लॉन्ग टर्म कर लिए हैं ना, उसमें हम फंस गए हैं। और जी वो ज्यादातर जो है वो थर्मल थे। अच्छा, थर्मल में ये मुसीबत है कि तमाम जो है आपको इंपोर्ट करना पड़ता है ऑयल वगैरह, या अगर आप लोकल कोल यूज करें तो उसके इन्वायरमेंटल असरात बहुत बुरे होते हैं। जी तो इस हिसाब से जो दो बेहतर चीजें हैं वो तो एक तो सोलर है। जी अब सोलर लगने में वही मसला हो रहा है कि जो पावर प्लांट्स के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं वो आपको फिर भी पे करने पड़ेंगे, और जो खरीदना लोग पड़े। सोलर पे जा रहे हैं उसकी वजह से हुकूमत को खसारा हो रहा है। तो पहली चीज तो है कि आप जो है ये थर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनकी रेजोल्यूशन करें, जल्द से जल्द जो है इन्हें खत्म करें और फिर फोकस करें सोलर जी और दूसरे स्मॉल स्केल हाइडल पे। जी लार्ज स्केल हाइडल तो का तो मतलब ये है कि आप बड़े बड़े डैम्स बनाएं, जी जो कि एक तो बहुत कॉस्टली होते हैं और उनका टाइम फ्रेम बहुत लंबा होता है, उसमें जो है डिस्प्लेसमेंट बहुत होती है, और उसमें जो है इंट्रा प्रोविंशियल जो है कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा वो होता है। जी मगर जो छोटे छोटे हाइडल पावर प्लांट्स हैं जो कि काफ़ी लगे भी हैं केपी में, मुझे पता है,
उनका जो है इनमें ये तमाम चीजें नहीं होती। तो पाकिस्तान का फोकस होना चाहिए कि जी अपनी बिजली की मैक्सिमम जो है उसमें थर्मल को जो है वो फेज आउट करे, जी और सोलर और स्मॉल स्केल हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो बनाए, और जो है आप बिल्कुल खुद कफील हो जाएं एनर्जी में, ताकि जी आपको जो है ऑयल तो इंपोर्ट ही ना करना पड़े अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स के। उससे जो है आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा, क्योंकि ऑयल इंपोर्ट जो है इट्स वन ऑफ योर जी बिगेस्ट इंपोर्ट्स। तो ये जो है लॉन्ग टर्म आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। राइट। अच्छा, जैसे आपने भी बात की बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान अगर हम देखें तो मतलब हमारे पाकिस्तान में थोड़ा कमज़ोर सा सूबा समझा जाता है डेवलपमेंट के लिहाज से, और इस सी पैक के आने और गवादर के आने से, जो कि हमारी हुकूमत भी और हमारी जो इन्फोर्समेंट के इदारे हैं वो भी इसमें हैविली इंटरेस्टेड हैं और वहाँ की डेवलपमेंट को जो है वो प्रमोट करना चाहते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस सी पैक के जाने से जो बलूचिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, या ये कहेंगे कि फिर लोग कुछ नाराज़ रह जाएंगे? मेरा ख्याल है उसमें मल्टी प्रॉन्ग जो है अप्रोच की जरूरत है, कि जी डेवलपमेंट अप्रोच भी जी और पॉलिटिकल अप्रोच भी। पॉलिटिकल अप्रोच बहुत जरूरी है कि जो वहाँ की ग्रीवियंसेस हैं जी यूथ की, उनको हम रिजॉल्व करें, उन्हें ऑन बोर्ड लें। चूंकि आपने नेपाल में भी देखा है, आपने श्रीलंका में भी देखा है कि यूथ को ऑन बोर्ड लेना बहुत जरूरी है। जी और जो वहाँ की यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ हम ताल्लुक बढ़ाएं, उनके लिए हम अपॉर्चुनिटीज इकोनॉमिक क्रिएट करें, उन्हें पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज दें। ये कोशिश करें कि यूथ जो है वो पॉलिटिक्स में आए, और हम्म, वहाँ पे एक यूथफुल जो है पॉलिटिकल लीडरशिप जो है इमर्ज करे। जी क्योंकि अभी तो सारे सरदार बैठे हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो उनको छुट्टी हो और यूथफुल प्रोजेक्ट जो वाकई अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भर कर आए और वहां पर तरक्की हो। ये जो अगर हम दो जो है ना जी जी अप्रोचेस अपना लें, तो उससे जो है बलूचिस्तान का मसला हल हो सकता है। इस वक्त तो ये सिचुएशन है कि जो 20 बैकवर्ड तरीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से कोई 12-13 तो बलूचिस्तान में है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ की जो जेन्युइन ग्रीवियंसेस हैं हम उनको रिजॉल्व करें। राइट। अच्छा, अगर हम बात गवादर की भी करें तो वो अभी तक ऑपरेशनल उस तरह से नहीं हुआ, चाहे वहाँ का एयरपोर्ट है या फिर अगर हम पोर्ट की बात करें, बिन कासिम पोर्ट जो है हमारा थोड़ा ज़्यादा ऑपरेशनल है। एटलीस्ट इनको ऑपरेशनल नहीं हो जाना चाहिए था सो फार? जी गवादर भी है, और गवादर को सिर्फ चाइना के एंगल से नहीं देखना चाहिए, हमें गवादर को सेंट्रल एशिया के एंगल से ज्यादा देखना देखना चाहिए। चाहिए। कि जो अफगानिस्तान की जितनी होती है ट्रेड, वो अगर गवादर से जाए तो गवादर से तो अफगानिस्तान का रास्ता बहुत करीब है, फिर वो सेंट्रल एशिया से भी लिंक किया जा सकता है। तो इसको मल्टीपर्पज तौर पे देखना चाहिए कि जो बलूचिस्तान में सीपैक की ट्रेड है, जो अफगानिस्तान में ट्रेड है, और फिर ऑनवर्ड्स जो है उसके लिए भी गवादर को इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। अच्छा, ये सर, ये सवाल मैं अक्सर पूछता हूँ कि हमने देखा है माजी में कि चाहे वो अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात थे तो हमारे पॉलिटिक्स में उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था, और अगर हम और ये नहीं कि पाकिस्तान उनकी तरफ से काफ़ी इन्फ्लुएंस था। अगर हम चाइना की बात करें तो अगर ये चीज़ें सारी स्ट्रीमलाइन होती हैं तो क्या उनका भी इन्फ्लुएंस उस तरह ही होगा, या वो हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे? देखिए चाइना अभी तक तो कहीं इंटरफियर नहीं करता पॉलिटिकली। अब यूएसए का तो ये मसला था ना कि 3 दफा हुई रिलेशनशिप, और तीनों दफा उन्होंने डिक्टेटर्स को यहाँ पे सपोर्ट किया, हम्म। जिसका बहुत ही बुरा असर पड़ा पाकिस्तान की लोकल सिचुएशन पे, टेररिज्म पे, एक्सट्रीमिज्म पे। तो वो तो अच्छी चीज नहीं है। अब चाइना का भी जो वो मॉडल है वन पार्टी मॉडल, हम्म, वो हमारे लिए तो सुटेबल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है ना कि जिसके जो ऊपर इतनी मजबूत हो कि बस उसको अगले 40 साल के लिए हम सौंप दें। हमें तो यही चाहिए मल्टी पार्टी। जी तो जी ये चीज जरूरी है कि हम पॉलिसीज अपनाएं चाइना की। पॉलिटिकल मॉडल जो है वो हमारा साउथ एशियन ही सही है। साउथ एशिया में हर जगह जो है डेमोक्रेसी चल रही है सिवाय अफगानिस्तान के, और हमें भी जो है मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी
जो हर जगह साउथ एशिया में निस्बतन कामयाब है। श्रीलंका, इंडिया, मालदीव, भूटान, हम्म। बांग्लादेश, हमें भी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी पे फोकस करना चाहिए। पॉलिसीज चाइना की अपनाएं, जी। पॉलिटिकल मॉडल साउथ एशिया का। अच्छा, डॉक्टर साहब, जो अफ़गानिस्तान की भी आपने जैसे ज़िक्र किया, तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है अभी उस तरह से रिकग्नाइज तो नहीं है। और अगर वहाँ पे हम मतलब चाहे चाइना करे या सी पैक के थ्रू एग्रीमेंट्स हों, उनकी लेजिटिमेसी आया मतलब कंसिडर की जाएगी, या उसके ऊपर भी कुछ डाउट्स हो सकते हैं? यानी अभी तो उनकी कोई भी लेजिटिमेसी नहीं है, सिवाय रशिया के किसी ने उनको रिकग्नाइज नहीं किया। जी। पिछली दफा पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई ने कर लिया था, उन्होंने भी नहीं किया, जी। क्योंकि उनकी पॉलिसीज नहीं चेंज होती हैं। एक तो टेररिज्म को जो वो नहीं खत्म कर पाए, दूसरे जो औरतों पे उन्होंने इस कदर पाबंदियां लगाई हुई हैं। तो मेरा ख्याल है उनको आहिस्ता ही आहिस्ता रिकग्निशन मिलनी चाहिए, जब वो मॉडर्न दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार हों। हम्म। आप अपनी आधी जो पॉपुलेशन है उसको घरों में बंद करके इस तरह नहीं रख सकते। और तो ये ज़रूरी है कि आहिस्ता आहिस्ता उन्हें जो है ये समझ आए कि जी दुनिया किस तरफ जा रही है, और उन्हें भी दुनिया के साथ चलना चाहिए। चलना चाहिए। और अगर हम इस पे बात करें कि अगर हम यहाँ की टेक्नोलॉजी की बात करें, या जो जो ब्रेन डेवलपमेंट है यूथ की, और उसी के साथ अगर हम चाइना की बात करें, तो क्या चाइनीज़ जो ब्रेन है वो हम पे डोमिनेटिंग नहीं होगा? क्योंकि बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम चाइना से बोरो करते हैं, तो यहाँ पे तो अभी हमने उन चीज़ों को एक्सप्लोर भी नहीं किया। तो क्या ये हमारे लिए एक बेहतर मौका होगा सीखने का, या फिर उनकी डोमिनेंसी का होगा? नहीं, देखिए पाकिस्तानी जो है ना, सीखने में तो बहुत अच्छे हैं। ये जी। आपने भी देखा होगा कि कोई टेक्नोलॉजी उनके हाथ में आ जाए, वो उसे और मजीद अडेप्ट कर लेते हैं, उसे मजीद डेवलप कर लेते हैं। जी। तो हमारा यूथ जो है उसमें सीखने जी। जी। समझने की सलाहियत तो बेतहाशा है। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने यूथ को एक्सपोजर दें चाइनीज टेक्नोलॉजी से, हम्म। ताकि वो उसे जल्दी जल्दी सीख के अडेप्ट करके उसे इंडिजनाइज करे। ये खूबी जो है पाकिस्तानियों में बहुत मौजूद है। दे आर नॉट जस्ट ऑर्डर टेकर्स। तो ये जी। हमने खतरा नहीं होना चाहिए कि अगर बाहर की टेक्नोलॉजी आई तो हमें वो समझ नहीं आएगी। जी। जी। हम उसे अडेप्ट भी कर लेंगे और हम उसे और बेहतर भी बना लेंगे। तो जी। यही हमारा जो है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम उनकी टेक्नोलॉजी लें। चाइना ने भी यही किया, अमेरिकन टेक्नोलॉजी ली, उसे अडॉप्ट किया और उसे बेहतर किया, और यही पाकिस्तानी साइंटिस्ट और पाकिस्तान का यूथ भी कर जी। सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का, आपके जो वैल्यूबल इंसाइट्स थे और जो आपके ओपिनियंस थे और कुछ फैक्ट बेस्ड जो बातें थी, उसने हमारे जितने भी जो क्वेश्चंस थे उनका जो है हक अदा किया। नाजरीन, अगर हम देखें जो इस टाइम खत्ते में हालात हैं, चाहे अगर हम अभी रिसेंट नेपाल की बात कर रहे हैं कि उसमें जो है हुकूमत का गिरना, तो देखा जाए तो इस टाइम जो एक सुपरमेसी बनी हुई थी इंडिया की उन ममालिक पे, और कहा यह जाता था कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जा रहा है। अगर हम देखें एक ज़माने में अफ़गानिस्तान भी जो है एज अ प्रॉक्सी यूज़ होता था इंडिया का, लेकिन पाकिस्तान की एक गुड डिप्लोमेसी को देखते हुए, और फिर ऑब्वियसली चाइना की जो हमारे लिए एक सपोर्ट थी हर लिहाज से, अगर हम फाइनेंशियल क्राइसिस में देखें तो उन्होंने हमें कई बार जो है तो रोल ओवर किया है हमारा जो लोन है। इसी तरह से अगर हम जंग में बात करें तो जो इंडिया के साथ हमारी जंग है, ना सिर्फ ये बल्कि इससे पहले भी चाइना ने पाकिस्तान को चाहे वो इक्विपमेंट्स में हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स में हो, क्योंकि कहा यह जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स भी शायद उनकी तरफ से कुछ यूज़ हुआ। साथ में सैटेलाइट की अगर बात करें तो वो ये भी कहा जाता है कि उनके सैटेलाइट्स के इमेजेस के थ्रू जो है तो हमें डाटा मिल रहा था। तो पाकिस्तान के लिए अगर हम ये कहें कि स्ट्रेटेजिकली जो हमारी पोजीशनिंग है, वो कहा यह जाता है कि ये हमारे लिए एक बड़ी अच्छी है, बड़ी लकी है कि हम हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो इसी जगह पे है। तो साथ ही साथ में ये भी मैं कहूँगा कि चाइना के साथ एक इस तरह से बेहतरीन ताल्लुक़, एक दोस्ती का ताल्लुक़, ये भी पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग से कम नहीं है। बस अब बात सिर्फ ये है कि इंटरनली हम इस इतने अच्छे दोस्त को और इतने अच्छे जो हमारी जोग्राफिया है इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे जो है तो हम अपने इंटरनल जो चाहे वो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, चाहे वो और जो हमारे क्राइसिस हैं सिक्योरिटी के हैं, उनको हम कैसे रिजॉल्व करके एक पॉजिटिव एक डेवलपमेंट की तरफ जो है अपनी नेशन को लेके जा सकते हैं। अगले एपिसोड तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।